एपिसोड की स्टार्टिंग में उन डाकुओं को दिखाया जाता है। उनका लीडर बाहर आता है और उस एल्डर से कहने लगता है कि हम लोग इस बात को लेकर पिटिशन और हैं कि हमने लियान सेक्ट को बिल्कुल भी किसी प्रकार से ऑफेंड नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई गलतफहमी हो सकती है कि हमारे बीच में। ये बात सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं उनका जवाब में कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें पूछना है तो जाकर अपने थर्ड ब्रदर से पूछो जिन्होंने हमारे फार्म में जू को मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वो थर्ड ब्रदर उनका घबराने लगता है और कहने लगता है घबराते हो कि आखिरकार ये फार्मासिस्ट जू है कौन, मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता। और अपने बॉस से कहने लगता है कि बॉस ये लोग यहाँ पर बस हमें परेशान करने के लिए आए हुए हैं, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बॉस भी अपने ही थर्ड ब्रदर की बातों में आ जाता है और उससे कहने लगता है जो भी हमारे इलाके में आकर हमें धमकाने की कोशिश करेगा या हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, तो आज तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बच पाओगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एल्डर उसे कहने लगता है कि ये इन बेवकूफ को देखो तो जरा, इन्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये हमसे जीत सकते हैं। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से वह एल्डर अपने दो स्टूडेंट के साथ उन डाकुओं पर अटैक कर बैठते हैं। और अटैक में दिखाया जाता है कि वे लोग किस तरीके से फाइट करने में लगे हुए हैं। वह डाकू भी अपना हार नहीं मानते और उस पर मारने के लिए उन तीनों को कूद पड़ते हैं। तभी उनमें से एक डाकू को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन सभी को देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है अब जबकि मैं एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, तो ये जो इविल लोग हैं, जो इनकी जो लेवल्स है इन डाकुओं वो मेरे लिए किसी रेगुलर ह्यूमंस के बराबर लग रहा है। ये मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाने वाले। और इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग कर देता है। जैसे ही वो स्विंग करता है अपनी स्वॉर्ड को, तो सामने वाले डाकुओं की जो स्वॉर्ड होती है वो बीच में से दो हिस्सों में कट जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होती है। और जब वो डाकू अपनी स्वॉर्ड को इस तरीके से कटते हुए देखता है तो वो पसीना पसीना हो जाता है डर के मारे। और वो इतना सोचने में लगा हुआ ही होता है, तभी हमारा एमसी आता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे वहीं मार देता है। और वो डाकू वहीं पर मारा जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैश से। ये बात देखने के बाद वहां पर जो डाकू का लीडर होता है वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि फोर्थ ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन पता चलता है कि फोर्थ ब्रदर तो मारा जा चुका है उनका। तभी उनका एक और साथी होता है जो कि टकला होता है, वो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जैसे कि ये सुपर सैयन बन गया हो। और इतना ही नहीं, इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है ताकि वो उसे जल्द से जल्द मार सके। और पता चलता है कि वहां पर अटैक खाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं क्वान शाओजेंग होता है। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को झेलने के बाद वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसके अटैक्स है वो अचानक से इतने ज्यादा अग्रेसिव बन चुके हुए हैं, इसकी जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा खुली हुई है, मेरे पास यही मौका है इस बंदे को मारने का। तभी क्वाइन भी इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी स्वॉर्ड उसके खुली हुई चेस्ट में घुसेड़ देता है, और जिसे दिखाया जाता है कि वो बंदा वहीं पर मारा जाता है टकला। ये देखने के बाद जब उस लीडर को बात पता चलती है कि उसके दो ब्रदर मारे जा चुके हैं, वो भी उसकी आंखों के सामने, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि इस तरीके से उस लीडर की स्वॉर्ड डायरेक्टली क्वाइन की गर्दन की तरफ जा रही होती है। ये देखते हुए एल्डर घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए उससे कहने लगते हैं कि शाओपिंग तुम देख कर वो तुम पर अटैक करने वाला है। लेकिन जब वो मिलकर उस पर अटैक करने वाला ही होता है तभी अगले सीन हमें हमारे एमसी का दिखाया जाता है जो कि अपनी किंग कॉन्ग जेड चेन इनकारनेशन का इस्तेमाल कर उस बंदे को वहीं हवा में लटकाकर मार देता है, जिससे कि वो हमारे क्वीन शाओपिंग पर अटैक नहीं कर पाता। और इसी तरीके से इनका सेकंड ब्रदर भी मारा जाता है। ये देखने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है टकला वाला, और वो गुस्से में हमारे एमसी पर कूदते हुए उससे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और अपना सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी को मारने के लिए। लेकिन जब वो अपने पंच को हमारे एमसी की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी तो यहाँ पर इस मुस्कुराने में लगा हुआ है और वो अपनी आंखों से उसके अटैक को देखता है। और जब वो टकला उस पर अटैक करने वाला होता है तो हमारा एमसी भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का जलवा दिखाता है और जलवे दिखाते हुए अपना पंच उसके पंच में मारता है, जैसे कारण वहां पर एनर्जी का धमाका होता है। और अगले ही पल उस टकले को पता चलता है कि यहाँ पर वो सामने वाला बंदा बहुत ही पावरफुल है, यानी कि हमारा एमसी। उसने एक ही पंच में उसके हाथ के हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो बंदा उसके एक पंच से ही दूर जाकर गिरने लगता है। इसे देखने के बाद शाओपिंग हमारे एमसी के पास आता है और उसका धन्यवाद कहने लगता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होने की जरूरत नहीं है, जब हमारी फाइट इस तरीके से चलने में लगी हुई है तुम्हें अपनी फाइट पर फोकस करना चाहिए। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उन सभी में से सारे के सारे डाकू ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं और अकेला यही बंदा बचता है जिसने उस फार्मासिस्ट जू को मारा हुआ होता है। इसको देखने के बाद शाओपिंग कहने लगता है कि अब यहाँ पर सिर्फ अकेला एक बंदा बचा है, तो इसे तो हम आसानी से संभाल लेंगे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उनका जो डाकुओं का थर्ड ब्रदर होता है जिसने सारा का सारा कांड किया होता है, जब वो इनको अपने सभी के सभी ब्रदर्स को इस तरीके से मरते हुए देखता है तो वो डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है ये सिचुएशन है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। ये जो लोग हैं लियान सेक्ट से वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझसे तो ज्यादा पावरफुल है, और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यही मेरा सबसे बढ़िया समय है यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए। और वहां से फुल स्पीड में भागने लगता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं एमसी और शाओपिंग।
दूसरी तरफ हम उस गैंग के लीडर और हमारे एल्डर के बीच में फाइट दिखाई जाती है और अगले ही पल दिखाया जाता है कि इस तरीके से हमारा एमसी उस बंदे का पीछा करने लगता है। ये देखते हुए उस थर्ड ब्रदर की ऐसी तेज हो जाती है और वो मन में सोचते हुए भागते हुए तेजी से कह रहा होता है कि मैं इस बंदे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा और मुझे पास जो आइटम है उसका इस्तेमाल करना होगा। तभी वह एक पत्थर के पास पहुंच जाता है जिसपे एक रस्सी बंधी हुई होती है और वहां पर एक लकड़ी उठाकर उसको लटक कर दूसरी तरफ जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे, अब तेरे बाप में भी दम हो तो मुझे पकड़ कर दिखाए, तब जानू मैं तुझे। यह सब हमारा एमसी देखते हुए इससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम हमारे चंगुल से बचकर भाग सकते हो। और उस बंदे को पकड़ने के लिए हमारा एमसी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और जब वो उड़कर वहां से रस्सी से लटकते हुए दूसरी तरफ जा ही रहा होता है तभी हमारा एमसी वहां से एक जोरदार जंप मार देता है ताकि वो उस बंदे को वहां से पकड़ सके और डायरेक्टली जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारता है जिससे कि उस बंदे का हाथ उस जगह से छूट जाता है और वो जमीन में गिरने लगता है। वो खाई सी होती है जिसमें और सीधे जाकर जमीन में गिरता है और जमीन पे गिरने के बाद हमारा एमसी जब उसे देखता है तो हमारा एमसी भी उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे पता है कि तुम अभी तक बिल्कुल भी मरे नहीं हो, तुम इस वक्त जिंदा हो। और ये कहने के बाद वो बंदा हमारे एमसी के सामने आ जाता है और हमारे एमसी से कहने लगता है, यहाँ तक कि जो मेरे बॉस है उन्हें भी इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर काफी समय पहले पहुंच चुका हूँ, तो आखिरकार तुमने मुझे नोटिस कैसे किया। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी नीचे उतरता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उस बंदे से कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं तुम्हें आंसर दे सकूं, क्योंकि कभी भी मैं मरे हुए का आंसर नहीं देता। ये बात सुनने के बाद जो थर्ड ब्रदर होता है डाकुओं का, वो हंसने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहने लगता है, हे ब्रैट, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने में लगे हुए हो, अगर तुम थोड़ी देर और यहीं पर रुके तो तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा मुझसे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे इस स्टेज के साथ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराता है और हंसते हुए उससे कहने लगता है कि जो मेरे साथी हैं वो मुझ तक पहुंचने में उन्हें काफी समय लगेगा, इतना समय मेरे लिए काफी होगा तुमसे निपटने के लिए। और तभी हमारा एमसी अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज कर देता है। जैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है, ये देखने के बाद वो थर्ड ब्रदर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर के मार के जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ब्लड मिस्ट, तुम ब्लड मिस्ट का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ऑलरेडी एडवांस एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुके हो, तो तुमने अभी तक अपने कल्टीवेशन लेवल को छुपा कर क्यों रखा था। और दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी घूमने लगती है और हमारा एमसी वाकई में बहुत ही ज्यादा कूल दिखने में लगा हुआ है इस वक्त। और तभी जब वो इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देता है तो थर्ड ब्रदर डाकुओं को देखकर उसको डर जाता है और उससे कहने लगता है, क्यों, आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा यंग है, इतना ज्यादा जवान है, इतना ज्यादा छोटा है, लेकिन आखिरकार ये बास्टर इस साली स्टेज पर कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी वो भी। और अगर मैं इस बंदे से डायरेक्टली हैंड टू हैंड फाइट करता हूं तो मेरे चांसेस इससे जीतने के लिए बिल्कुल भी ना के बराबर हैं, और अगर मैं यहाँ पर अपनी जान की भीख भी मांगता हूं तो शायद ये मुझे अपनी जान मतलब मेरी जान बख्शे और मुझे जाने दे, तो मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, अब मुझे यहाँ से बस भागना ही होगा, अगर मैं यहाँ से भागने में कामयाब रहा तो मेरे लिए ही बेटर रहेगा। ये बात सुनने के जब उसके इस तरीके के एक्सप्रेशन हमारा एमसी देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान कर देता हूँ। और डायरेक्टली हमारा एमसी उसकी तरफ कूद पड़ता है। तभी जो डाकुओं का थर्ड लीडर होता है वो इस चीज को समझ जाता है और समझ जाता है कि ये बंदा मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और कहने लगता है उस पर अटैक करते हुए मन में सोचते हुए कि अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, अगर मैं वाकई में मरने ही वाला हूँ तो मुझे अब ये करना ही होगा। अब वो तभी अपने वेपन को रेडी करने लगता है और रेडी करने के बाद अपने वेपन को हमारे एमसी की तरफ थ्रो कर देता है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ी रहा है और जिसको देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि छोटे मोटे अटैक्स मुझ पर काम करेंगे। और तभी हमारा एमसी उस वेपन को काटने के लिए अपनी 18 कंसेक्यूटिव स्लैशेस का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो बिना किसी परेशानी कई सारी एनर्जी बीम्स उसकी तरफ छोड़ देता है, जिसको देखने के बाद वह डाकू का थर्ड ब्रदर डर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो फैन वो जो वेपन इस्तेमाल करने में लगा हुआ था उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं बीच में से, और बाकी की जो एनर्जी होती है वो थर्ड ब्रदर जाने की उन डाकू के तीसरे ब्रदर पर गर्दन में जाकर लग जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। और इस बंदे को मारने के बाद हमारा एमसी उस बंदे की बॉडी के पास जाता है, उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इस बंदे के पास वह बुक मौजूद है, और उस बंदे की गर्दन को काट कर एक पॉकेट में धरकर ले जाने लगता है ताकि वो सबूत के तौर पर दिखा सके कि इस बंदे ने उस बंदे को ऑलरेडी मार दिया है। और कहने लगता है वहां जाते जाते कि एल्डर टोंग और शॉपिंग ने अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लिया होगा, मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा उन 5 बंडल से निपटने के लिए। और तभी वे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उनके जो एल्डर्स होते हैं वो शूज जोंग से यहाँ से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हें जो आइटम की जरूरत थी क्या तुमने वो आइटम को ढूंढ लिया।
तो वो बात ये कोई और नहीं कर रहा होता, बल्कि मतलब शॉपिंग नहीं कर रहा होता अपना, अपने जो एमसी और उसके टीम मेंबर्स नहीं कर रहे होते, बल्कि कोई और कर रहा होता है। जब एमसी वहां से गुजर रहा होता है तो उनकी बातों को सुनता है। जो जोंगजियान बंदा है वो कोई और है। वो कह रहा होता है, हे जोंगजियान, क्या तुम्हें जो आइटम ऑब्टेन करना था, जो पाना था, वो तुम्हें मिल चुका है क्या? तभी वो दूसरा वाला बंदा जोंगजियान उस बंदे से कह रहा होता है जो कि उससे ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो आइटम है वो मेरे जूनियर मास्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आखिरकार मैं इस काम को किस तरीके से गलत कर सकता हूँ? और तो और इतना ही नहीं, मैंने आपके फ्लैटन कर दिया है स्टॉकयार्ड को, पूरी तरीके से साफ कर दिया है कह सकते हो। और जैसे ही हमारे एमसी इन सभी की कन्वर्सेशन को सुनता है, बातों को सुनता है, तो पीछे मुड़कर उस तरफ देखते हुए उनसे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके द्वारा जो मास्टर जैंग के द्वारा जो काम दिया गया है, मैं उस काम को बिल्कुल भी बिगाड़ने नहीं वाला हूँ, बल्कि मैं इसी डील पर अपनी किस्मत जमा कर बैठा हुआ है। क्योंकि अगर ये डील कंप्लीट हो गई अच्छी तरीके से, तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और फॉर्च्यून मतलब अमीर अमीर बन जाऊंगा मैं उसके बाद। और तभी हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है कि आखिरकार कौन कौन बातें कर रहा होता है, और हमें यहाँ पर इन लोग को पहचानने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। हमें पता चलता है कि ये फैटी और कोई नहीं, बल्कि मैं जो मास्टर आया हुआ था वहां पर, गोश्त का मास्टर, उसका फर्स्ट डिसिपल है। सेकंड को तो हमारा एमसी मार चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार ये बंदा कौन है। और पीछे वाला बंदा तो उसी के सेट से है जहाँ पर हमारा एमसी जाता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि इस काम को करना वाकई में बहुत ज्यादा आसान नहीं है और मुझे इस काम को करने के लिए थोड़े समय की जरूरत है। और जब हमारा एमसी उसको इस तरीके से इस बंदे के साथ बात करते हुए देखता है जिसका नाम शुई जोंगजियान होता है, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मन में सोचते हुए कि 3 साल पहले की बात है, जब मेरी 5th एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज इसके द्वारा चुरा ली गई थी, उस 6 ब्रदर लियू के द्वारा। और उस बंदे के पीछे दूसरा वाला बंदा है, वो हेड डिसिपल है टाओइस्ट वुटोंग का, जिसका नाम जांग यूचेंग है। आखिरकार ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानने लगे? इनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी डाकुओं के ग्रुप का लीडर हो। तब वीवी40 दूसरे वाले बंदे से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक और मंथ देता हूँ सारा का सारा सामान लाने के लिए। अगर तुम इस मंथ के दौरान सारा का सारा सामान या फिर सारा का सारा काम नहीं निपटा पाते हो, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका काम समय पर हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वह बंदा वहां से जंप कर वहां से निकल जाता है पहली फुर्सत में। जब जोंगजियान उसको इस तरीके से जाते हुए देखता है, तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जैसा कि हमने एक कल्टीवेटर से एक्सपेक्टेड किया था, इसकी स्किल्स के साथ कोई भी मार्शल आर्टिस्ट, नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जब हमारा एमसी उसको इस तरीके से भागते हुए देखता है, तो कहने लगता है कि जांग यूचेन की मूवमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने ऑलरेडी मास्टर कर लिया है कम से कम 3rd या 4th लेवल क्यू ट्रेनिंग की। लेकिन हमारा एमसी तो अभी तो क्यू ट्रेनिंग स्टार्ट की है। और उसको देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, ये बात तो सही है। जो जांग यूचेन है उसने ये भी बात मेंशन की थी उसका जो जूनियर मास्टर है उसके बारे में। आखिरकार वे बंदा हॉक है कौन? और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर अदर 2 कल्टीवेटर्स हैं मेरे अलावा, और टाओइस्ट वुटोंग के डिसिपल्स के अलावा, जो कि कुंगेन सिटी में मौजूद है। और उनमें से एक बंदा तो जुए ही है जो कि लेवल 5 क्यू ट्रेनिंग पर है। और बात करें दूसरे की, तो वो एल्डर लियू है जो कि लियू फैमिली से है। तो ये बंदा उस बंदे के बारे में बात कर रहा होता है जिसने हमारे एमसी की स्टार्टिंग पॉइंट पर मदद की थी इस सेक्ट में शामिल होने के लिए। अगर आपने पास्ट एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको उस बुड्ढे के बारे में पता ही होगा। और तभी हमारा एमसी वहां से छलांग लगा देता है वहां से निकलने के लिए। और मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा होता है कि अगर वू हाउ जैसा इसके पास एक और डिसिपल है तो टाओइस्ट वुटोंग, तो वो कोई अच्छा बंदा नहीं है, इससे तो मैं साबित हो चुका है। और इसका जो जूनियर ब्रदर है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, बिल्कुल उसी की तरह। दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक बंदे हैं। ये दोनों के दोनों कुछ ना कुछ तो कांड जरूर करने में लगे हुए हैं। जैसे ही हमारा एमसी अपने साथियों के पास पहुंचता है, तो शॉपिंग जियो जियो चिल्लाते उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे बारे में क्या? ये बात सुनने के जो शॉपिंग होता है वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि हमारी साइड भी बहुत ज्यादा आसानी से निपटा दी गई है। तभी जो एल्डर होते हैं वो उससे कहने लगता है कि हमने सारे के सारे स्टॉकेट को लूट कर रख लिया है। और जो 5 डाकू थे जो कि यहाँ पर कई सालों से रहने में लगे हुए थे, उन्होंने जो जितना भी खजाना जमा करके रखा हुआ था, हमने सारा का सारा खजाना लूट लिया है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को चैन मिलता है और जो पोटली वो लेकर आया हुआ होता है वो उन्हें दिखाने लगता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसे होते हैं। और जो जो लूट उन्होंने हासिल की होती है वो एक दूसरे को दिखाने लगते हैं। और एल्डर उससे कहने लगते हैं कि जहाँ पर मेरे पास 3 गोल्ड्स और 50 सिल्वर टेल्स है। तभी हमारा एमसी भी अपनी लूट बताने लगता है और कहने लगता है कि मेरे पास 15 सिल्वर टेल्स है और एक स्मॉल बैग्स है, स्मॉल बॉक्स जिसमें कुछ मोती वगैरह रखे हुए हैं जिन्हें हम पियर एगेट्स कहते हैं। तभी शॉपिंग भी अपनी लूट दिखाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे फाइट के दौरान यहाँ पर 2 मैनुअल्स मिले थे, जैसे आयरन क्लॉथ एंड विलो ब्लेड टेक्निक। ये बात जानने के बाद तीनों के तीनों काफी तक खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है हम लोग समझ चुके हैं। अब जब हमारे पास जितना भी आइटम कलेक्ट हुए हैं हम इक्वली तीनों में एक साथ उन्हें बांट लेंगे। और उसके बाद हमने उन दुश्मनों को जो सर काटा है उन्हें काट कर हम
उन्हें जाकर दिखा देंगे और जो अल्केमिस्ट ज़ूको जिन्होंने मारा था उनकी सजा उन्हें मिल चुकी है और हमें हमारा रिवॉर्ड भी मिल चुका है और ये लोग सेटल हो जाती है इनकी यहाँ पर बातें। और जब हमारे एमसी की टीम वहाँ पर घर पर अपने सेक्टर में वापस जाने में लगी हुई होती है तभी उनकी नज़र एक कैवरन पे जाती है, कार्विन पे जाती है, जहाँ पर वो लोग सामान इधर उधर पहुंचा रहे होते हैं और वह देखने में काफी पावरफुल लगते हैं और उनकी संख्या भी बहुत मात्रा में होती है। और उसके देखने के बाद उसके एल्डर उन दोनों को बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये जरूर गु युआन पवेलियन से होंगे ये सारे के सारे लोग, क्योंकि उनमें सिर्फ वही ऐसे लोग हैं जो कि उन गोस्ट हेड विलेज के लोगों से डाकुओं से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और भी खुले में जाते हैं अपना सामान साथ इधर उधर पहुंचाने के लिए। ये बात सुनने के बाद शाओपिंग बहुत सरप्राइज होता है और एल्डर से पूछ लगता है कि जो गोस्ट हेड विलेज है, जो डाकू है, उनका फियर इनके मन में बिल्कुल भी नहीं, उनका डर बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स होते हैं वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आखिरकार जो गु युआन पवेलियन में ऐसी क्या खास बात है? ये बात सुनने के बाद एल्डर उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है और उनसे बताने लगता है ये सब इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एग्रेसिव है अपने मैटर को लेकर। अगर कोई उन पर अटैक कर भी देता है तो वो कभी भी भागते नहीं है और उन्हें जो रिक्वेस्ट मिली हुई होती है वो उस रिक्वेस्ट को पूरा कर ही मानते हैं, चाहे उन्हें अपनी जान दांव पर ही क्यों न लगानी पड़े। ये बात सुनने के बाद शाओपिंग सरप्राइज होता है और एल्डर से पूछ लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रेकलेस वाली बात हो गई ना, ऐसे करोगे तो तुम्हारी जान बहुत ज्यादा खतरे में नहीं पड़ जाती होगी। जब हमारा एमसी ये बात सुनता है तो वो काफी सरप्राइज होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बात तो गु युआन पवेलियन की है जो कि ली फैमिली को बिलोंग करता है। जब कुछ सालों पहले की बात है जब ली फैमिली को उन डाकुओं के तरह जो कि गोस्ट हेड विलेज से थे पूरी की पूरी फैमिली को वहां पर मैस्कर कर दिया गया था, मार दिया गया था, निपटा दिया गया था, यहाँ से नामो निशान तक मिटा दिया गया था। अब जबकि वो वापस से इस क्वीन टाउन में आ चुके हैं तो वो यहाँ पर अपना बदला उनसे जरूर लेंगे, इस बात को लेकर तो मैं पक्का श्योर हूँ। और तभी हमारा एमसी और उसकी टीम वापस से उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें अपना मिशन सबमिट करना रहता है और वह लोग जो भी लूट मिली होती है, जो भी मिशन का टारगेट रहता है उसका हेड उसे पकड़ाने लगते हैं जो कि लिए यांग साइड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। तभी एल्डर उसे देते हुए कहने लगता है कि हमने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, अब हमें हमारा रिवॉर्ड मिल जाना चाहिए। वो सेक पॉइंट्स। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि पीछे से हमारे एमसी को देख रहे होते हैं और कोई कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर ये बंदा बायजीओ है और उसके दोस्त हैं। इनकी शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है कि जब लोग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए गए थे इन्होंने कुछ ना कुछ तो खजाना जरूरी ढूंढा होगा। और इस बार का जो इनका मिशन था वह यह था कि उन्हें 5 बंडेट्स यानी कि वो 5 डाकुओं को जो कि माउंट जैंग में रहा करते थे उन सभी को एलिमिनेट करने का था। इसलिए ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग उस वक्त काफी ज्यादा स्लो थे और अगर हम लोग इस मिशन को कंप्लीट कर देते पहले ही तो इस समय पर इसे इस बात के क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलते। और दूसरा वाला बंदा जब ये सुनता होता है तो वो कुछ भी नहीं कह रहा होता बस घूरने के अलावा। तभी जो बंदा कह रहा होता है वो उससे वापस से कहने लगता है कि जो बायजू है वो ऑलरेडी काफी लोगों की अटेंशन उसने हासिल कर ली है और काफी लोग तो ये भी कहने में लगे हुए हैं कि ये बंदा तुमसे ज्यादा बेटर है। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए गाइस, क्योंकि ये लोग तुम्हें भड़काने लगते हैं और कुछ नहीं, आग में घी डालने का काम कर रहा है ये बंदा। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर गुस्सा आ जाती है। ये बात सारी की सारी सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि इस बंदे के पास पोटेंशियल है, लेकिन जब समय आएगा इसकी स्किल्स के बारे में तब हमें पता चलेगा, तब देखते हैं कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे तो नहीं लगता अगर इसकी स्किल मेरे से कंपेयर की जाए तो वो मुझसे बिल्कुल भी टिक पाएगा मेरे सामने। और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो बायजू है वो इस लास्ट 3 इयर्स में काफी ज्यादा इस रफ्तार से अपनी कल्टीवेशन इसने बढ़ा ली है। और इतना ही नहीं बल्कि मेरे जो मास्टर है वो इसे काफी समय से कंपेयर करते आ रहे हैं मुझसे, जिसके कारण मुझे हमेशा उनकी गालियां सुननी पड़ती है, उनकी डांट खानी पड़ती है। और इतना ही नहीं बल्कि मैं इस सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो मेरी डिसरेस्पेक्ट करने में लगे हुए हैं और सभी के सभी लोग उस बास्टर्ड बायजूए की तारीफ करने में लगे हुए मेरे बदले में। और यह सोचते सोचते वो हमारे एमसी की तरफ चला जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि बायजूए मैं तुम्हें ऑलरेडी वार्न कर रहा हूँ। और हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है इस नमूने को, जहाँ पर दूसरा वाला बंदा हमारे एमसी से कहने में लगा हुआ होता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इस सेक्ट में जो चाहे वो कर सकती हो, क्योंकि तुम सेक्ट लीडर के डिसिपल हो। क्योंकि अगर तुम्हें द बेस्ट डिसिपल का टाइटल जीतना है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। भाई ये बंदा पर जल कर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा। तो वैसे मैं सलाह देता हूँ आप लोग किसी से जलो मत, अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपकी लाइफ में। ये मेरी तरफ से एक फ्री की सलाह है। जब हमारा एमसी इसको इस तरीके से बात करते हुए देखता है उससे तो हमारा एमसी पहले तो उसका धन्यवाद कहता है, उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे इस तरीके की एडवाइस दी है सीनियर ब्रदर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा अपने दिमाग में और कभी भूलूंगा भी नहीं। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑबिडेंट हो। और तभी जो बंदा सीनियर ब्रदर के कानों में भरने में लगा हुआ था, उसके कानों को आग लगाने में लगा हुआ था, वो बीच में आता है और उससे कहने लगता है कि मेरे जो सीनियर ब्रदर जाओ है वह यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी इंप्रूवमेंट्स है उसके बारे में सुनी है और इसलिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाहते थे, जिससे कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसे रिप्लाई देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है सीनियर ब्रदर जाओ। और तभी शाओपिंग पीछे से आता है और उससे कहने लगता है, जबकि हमारे जो जीयू है वो ऑलरेडी सेक्ट लीडर के स्टूडेंट है, डिसिपल है, तो इस बात को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ कि ये डेफिनेटली कंपेरेबल है सीनियर ब्रदर जाओ से। और यहाँ पर कोई भी ये कह नहीं सकता कि आखिरकार इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और किसको किससे रिलेशन लेना चाहिए और किसको किससे सबक सिखाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर जाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जूनियर ब्रदर बाय,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ जूनियर ब्रदर भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मुझे फ्लैटरिंग कर रहे हो ब्रदर, आई मीन सीनियर ब्रदर जा। आपको ये लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है इस कामों के लिए? तभी वो बंदा हमारे एमसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये तो बस एक छोटा सा मैच है, स्पेयर रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक बार इसको मैं हरा दूं तो जल्दी जो हमारा सेक्ट है वो बेस्ट डिसिपल को चुनने वाला है। और अगर मैं इसे हरा देता हूँ और पूरे के पूरे सेक्ट को ये बात पता चल जाती है कि मेरे द्वारा इस बंदे को हरा दिया गया है, तो जो ये टाइटल है वो जल्दी मेरा हो जाएगा। तभी हमारा एमसी अंदर सांस भरता है और उससे कहने लगता है कि चल ठीक है, चलो हम अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। तभी उसका सीनियर ब्रदर हमारे एमसी से कहने में लगा हुआ होता है कि आप थोड़ा सावधान रहना जूनियर ब्रदर बाय, मैं अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करूंगा तुमसे निपटने के लिए। और तभी वह बंदा हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और जब वह अटैक करता है तो वो अपनी ईगल स्ट्राइक 10th फॉर्म का इस्तेमाल करने लगता है और जिस तरीके वो एक्सप्रेशन बनाने में लगा हुआ था, जब हमारा एमसी इसे देखता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो लेफ्ट हैंड गार्डियन जुओजिंग का सिग्नेचर मूव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी 10th फॉर्म पर पहुंच चुका है इस स्किल में। और तभी हमारा एमसी इसको काउंटर करने के लिए वन कैरेक्टर लिंक्ड पंच का इस्तेमाल करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसकी जो स्किल है वो देखने में पावरफुल तो लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आखिरकार इस स्किल को यूज कौन कर रहा है। यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि आखिरकार इस स्किल का जो अटैक है वो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और तभी हमारा एमसी अपनी फुल पावर से उस बंदे पर अटैक कर देता है जो कि हवा में लटक कर ईगल जैसे बनने की एक्टिंग करने में लगा हुआ था। और उसका एक ही पंच काफी होता है उस बंदे को हराने के लिए और डायरेक्टली वो पंच उसके मुंह पर जाकर लगता है और वो दूसरा वाला बंदा दूर जाकर गिरता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के अटैक से। और हमारे एमसी को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती उस बंदे को हराने के लिए। और जब बाकी के एल्डर्स और शॉपिंग इसकी फाइट को देख रहे होते हैं तो एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं और शॉपिंग भी कहने लगता है कि वाओ, इसने तो एक ही पंच में इसको हरा दिया, ये पंच तो वाकई में और ज्यादा पावरफुल था। जो बाइजुइन है अपनी इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था, जब इसकी स्ट्रेंथ इस पंच में से निकली थी वो कम से कम एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज के बराबर थी, वो जल्दी मेरे बराबर पहुंचने वाला है, इसका मतलब ये हुआ। ये बात सुनने के बाद वह दोनों के दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो उसके सीनियर ब्रदर जाओ के साथ आया था जो कान भरने में लगा हुआ था, वो कहने लगता है कि बाइजुइन ने वाकई में जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल निकला। लगता है कि मेरा जो प्लान था उनको बढ़वाने का वो तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और तभी वो बंदा अपने सीनियर ब्रदर के पास जाता है और उसे खड़ा करने लगता है। तभी हमारा एमसी उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि जो सीनियर ब्रदर जाओ है उन्होंने मुझे पर दया दिखाई और मुझे जीतने दिया इस मैच को। और दूसरी तरफ इनकी चालों को वो समझ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है उनकी तरफ देखते हुए कि जाओ गांगी, ये जरूरी मुझसे जानबूझ के फाइट करने के लिए आया होगा और इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौके का फायदा उठाना चाहता था मुझे हरा कर, ताकि जो जल्द ही अपकमिंग सिलेक्शन आने वाले हैं ना उसमें इसे फायदा मिल सके। क्योंकि जो बेस्ट डिसिपल को जो टाइटल है वो जिस बंदे को मिलेगा इससे उस बंदे को कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होने वाला है। और अगले ही पल हमें किसी को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जी और कोई नहीं बल्कि मैं जो राइट हैंड गार्डियन है वो अपने डिसिपल चिल्लाने में लगा हुआ था, क्योंकि इसने बाइज जीवे थे यानी कि हमारे एमसी से हारकर यहाँ पर आ चुका। यहाँ पर उसके डिसिपल उसे शांत करने की कोशिश करता है, उससे कहलाता है कि आप मास्टर आपको शांत हो जाना चाहिए। सॉरी गाइस, ये लेफ्ट हैंड गार्डियन है, वो गलती से निकल गया। तभी जो लेफ्ट हैंड गार्डियन होता है वो उससे कहने लगता है कि मैंने पहले ही ओरिजिनली सोच के रखा हुआ था और सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि मेरी जो जान पहचान है वो एल्डर नीए से पहले ही पहुंच चुकी है और मेरी काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान है एल्डर नीए से। अगर मैं थोड़ी और उनसे बात करता तो शायद कुछ चांसेस थे कि तुम्हें वो बेस्ट ट्रिपल का टाइटल वो प्रोवाइड करवा दे। लेकिन जो कांड तुम कर आए हुए हो उसके बाद तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना मत कि तुम्हें इस डिसेबल का टाइटल मिल जाएगा। इस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और दूसरा वाला कान भरने वाला उसका जो दूसरा ब्रदर होता है ना, जूनियर ब्रदर, उसका कान भरने वाला साथी, वो उससे कहने लगता है कि मास्टर क्या यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि हमारे जो सीनियर ब्रदर है वो इस टाइटल को जीत सके। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर पीछे मुड़ जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम पे किस हक से उसमें तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो इस कॉन्टेस्ट में। ना ही तुम्हारे पास टैलेंट है और ना ही तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई स्किल। और तो और बात करें बाइजुए के बारे में तो वो ऑलरेडी हमारे सेक्ट लीडर का डिसिपल। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा करना चाहते हो? मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम जहाँ से जल्दी पहली फुर्सत में निकल लो मेरे आंखों के सामने से। यह बात सुनने का जब वो सुनता है कि इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है वो भी सभी के सामने, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा महसूस करने लगता है अपने अंदर और आग बबूला हो जाता है। और अगला पल हमें दिखाया जाता है लेयांग सेक्रेटरी डिसिपल रेजिडेंस का सीन, जहाँ पर वह दोनों के दोनों बैठकर आराम से पौवा पीने में लगे हुए होते हैं। और तभी उसका दूसरा साथी उससे कह रहा होता है, कहीं आप सीनियर ब्रदर, कहीं आप अभी भी बाइजुए के बारे में तो नहीं सोच रहे हो कि आप उसको इस तरीके से जीत कर छोड़ दोगे और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे? ये बात सुनने के बाद वो बस पिए जा रहा होता है, नशे में खो जाता है पूरा और उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ? मेरे मास्टर ने ऑलरेडी कह दिया कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए उस टाइटल को लेकर। मैंने इस टाइटल को हासिल करने के लिए, इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 सालों तक ट्रेन की है, वो भी बिना रुके। तभी उसका जो दूसरा साथी होता है वो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक और रास्ता बचा हुआ है और मेरी सलाह ये है कि अगर बाइजुए मर जाता है तो आपको क्या लगता है कि जो टाइटल है वो किसको मिलने वाला है और हम सभी के लिए हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाएगी? ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, गुओ जैंगयान,
क्या तुम्हारा पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात करने में लगे हुए हो? सेक्ट लीडर को तो तुम साइड में रखो। यहाँ तक कि अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया ना, या फिर उन्होंने खुद सुन लिया अपने कानों से, ये बात उनके कानों तक पहुंच गई, तो वो खुद ही हमें मार देंगे। इस बात का ख्याल रखना। तभी ये बात सुनने के बाद जो गुआ बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी अपने मास्टर के बारे में ज्यादा नहीं पता है। क्या आपको इस बारे में पता है कि जो हमारे मास्टर है वो अभी तक इतने सालों से फ्रीली क्यों यहाँ पर अच्छी तरीके से रहते हुए आने में लगे हुए हैं? क्योंकि हमारे मास्टर के कंट्रोल में माइंस, टेवरिन, कसिनोज, ब्रूथल्स, जो कि हमारे राइट हैंड गार्डियन लियू यांग के द्वारा कंट्रोल किया जा रहे थे, वो सभी की सभी मशीन, पैसा बनाने वाली मशीन है। लेकिन हमारे मास्टर के बारे में क्या, जो कि लेफ्ट हैंड गार्डियन है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ कार्गो बिजनेस है और छोटे मोटे बिजनेस है बहुत सारे, और वो इतना ज्यादा पैसा नहीं बनाते। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर भी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो सेक्ट लीडर है वो हमारे मास्टर पर कई काफी समय से नजर बनाए रखे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद गुआ उससे कहने लगता है कि यह बात बिल्कुल सच है। ओरिजिनली देखा जाए तो अगर तुम बेस्ट डिसिपल बन गए तो उसके बाद जो हमारे मास्टर है वो यहाँ से पहली फुर्सत में निकल गए होते और वुजियांग काउंटी में पहुंच गए होते अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए। और जबकि अब तुम्हारे कारण तुम उस पोजीशन को छोड़कर जा रहे हो और तुम्हें वो पोजीशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मास्टर क्यों गुस्सा है? यह बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर समझ जाता है और कहने लगता है कि अब समझ में आया, तो यही रीजन होगा इसलिए मेरे मास्टर मुझसे इतने ज्यादा गुस्सा थे। तब गियो बंदा उससे कहने लगता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बायजी हुए है वो सेक्रेटरी का फेवर उसे इसलिए मिलता है क्योंकि वो बंदा बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन अगर वो बंदा अचानक से मर गया तो आपको क्या लगता है उस बंदे के पास क्या ही बचेगा? जब तक हम पूरी तरीके से केयरफुल रहेंगे और कोई भी बंदा हम पर सस्पेक्ट नहीं करेगा तो हम अपने काम को बिना किसी परेशानी के अंजाम दे सकते हैं। यह बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि मुझे इस बारे में सोचने दो, और तो और मैं उस बंदे का बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ, मैं उसे हराने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहूंगा। यह बात सुनने के बाद उसका साथी ग्यूओ खड़ा होता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर मेरी बात ध्यान सुनो, क्योंकि जो एल्डर नहीं है वो कुछ दिनों में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हमारे पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और तो और अकेले हम ही थोड़ी ना है जो कि उस बाईजी से नफरत करते हैं। हम जैसे इस सेक्ट में न जाने कितने लोग होंगे जो कि उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। और वो बंदा अपने सीनियर ब्रदर को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि वो जांगबो जिसे डिमोटेड कर दिया गया था और वो इस वक्त हमारे मास्टर के अंडर में काम करने में लगा हुआ है। वांग जियान जो कि एक समय पर आपके बहुत ज्यादा क्लोज था, उसे माइंस में काम करने के लिए भेज दिया गया था। ये सारे के सारे अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा मुश्किलों का सामना क्यों करने में लगे हुए हैं? ये सब इसलिए है क्योंकि बाईजी हुए के कारण, और इस वक्त वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तो मुझे लगता है कि वो बाईजी से निपट सकते हैं। और जब इस तरीके की प्लानिंग सीनियर ब्रदर सुनता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए उससे पूछने लगता है और कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर गाओ, मैं एक बात को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा कंसर्न क्यों हो इस मैटर को लेकर? इतना ज्यादा चिंता में तुम क्यों हो जितना मुझे चिंता नहीं है इस बारे में? ये बात सुनने के बाद वो गुआ बंदा बहुत ज्यादा घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तो बस आपके लिए ही चिंता होने में लगा हूँ जूनियर ब्रदर। आखिरकार जो हमारे मास्टर की इच्छा है वो हम दोनों का ही तो काम है उसे पूरा करने की, और अगर आप इस काम को नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। और तो और मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, ना ही मेरे पास कोई चांस है बेस्ट डिसिपल का टाइटल जीतने का वैसे भी। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि मुझे लगता भी नहीं कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो वांग जियान है वो ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, और बात करें जांगबो के बारे में तो वो इंटरनल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये हुआ तो बाईजी से निपटने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर मैं उन दोनों को उन पर छोड़ देता हूँ तो। और अगले ही पर लिए यांग सेट की ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी अपने मास्टर से मिलने के लिए आया होता है और उससे कह रहा होता है कि मास्टर आपने हमें बुलाया यहाँ पर। और वहां पर आने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि इन 3 सालों के अंतर में मेरे जो मास्टर है उन्होंने मुझे एक भी स्किल नहीं सिखाई है, बस उन्होंने मुझे इधर उधर थोड़े बहुत गाइड किया है, वो भी कुछ कुछ समय पर। और जिस समय पर मैंने अपने मास्टर को ये बात बताई कि मैं कल्टीवेट स्टार्ट करने वाला हूँ इंटरनल फोर्टिफिकेशन स्टेज में, तो लगता है कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। क्या वाकई में मुझे अपने मास्टर को अपनी एबिलिटीज को दिखाना होगा और फिर उसके बाद उन्हें कन्विंस करना होगा ताकि वो मुझे स्किल्स सिखा सके। तभी उसका मास्टर उसे पीछे मुड़कर देखता है और उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने जांग गाय को सिर्फ एक ही मूव में हरा दिया है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा रेगलेस था मास्टर, मुझे माफ कर दीजिएगा इस मैटर को लेकर। तभी एमसी के मास्टर खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो होगी। लगता है तुम्हारे पास अभी भी मौका है सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का और तुम्हें शायद जीत भी सकते हो। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन क्या मैं आपसे ये बात जान सकता हूँ कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है? तभी उसका मास्टर उसे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है कि ये तो 3 एस्पेक्ट्स के बेसिस पर इसके सिलेक्शन होने वाले हैं, तुम्हारा टैलेंट, स्किल्स और इस सेक्टर पर तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक। लेकिन बात करें एक चीज के बारे में तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो एल्डर निये युनहाओ है मैं उनसे ज्यादा क्लोज में नहीं हूँ। जो कि इस सिलेक्शन को देखने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि मैं एल्डर निये है, और जो एल्डर निये है वो काफी ज्यादा क्लोज एक्वाइंटेंस है, आई मीन क्लोज साथी हैं लेफ्ट हैंड गार्डियन के जियो जिंग है जो कि
यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मैटर करता है सबसे ज्यादा वो है कनेक्शन, और जो जाओ गांगी के जीतने के जो चांसेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस मैटर के साथ। अब जबकि मैंने ऑलरेडी जाओ गांगी को सरपास कर दिया है इस मैटर में, तो मेरे जो मास्टर है उन्हें मुझे रिकमेंड करने का रीजन तो साफ साफ बनता ही है। तभी हमारे एमसी का मास्टर उससे कहने लगता है कि सच सच बताऊं तो तुम उस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो, लेकिन एक अगर हम सेफ तरीके से खेले तो मैं तुम्हें अपनी एक नई स्किल पास करना चाहता हूँ, तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आप किस स्किल के बारे में बात कर रहे हो मास्टर। तभी उसका जो मास्टर होता है वो एक स्किल को उसकी आंखों के सामने परफॉर्मेंस करते हुए उसे बताने लगता है कि ये डिवाइन एंटेंगल हैंड है। और जब हमारा एमसी इस स्किल को देखता है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो मेरे मास्टर की सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव टेक्निक है। और खुश होते हुए हम अपने मास्टर से पूछने लगता है कि मास्टर ये तो आपका सिग्नेचर मूव है। यह बात सुनने के बाद उसका मास्टर उसे एक्सप्लेन करते हुए उसे कहने लगता है कि जो डिवाइन एंटेंगल हैंड है जिसके अंदर 7 फॉर्म्स एंड 84 मूवमेंट्स होती है, ये एक ऐसी कॉम्बैंड टेक्निक है जिसे स्पीड और मूवमेंट पर बनाया गया है। तभी वो उसका मास्टर एक कटोरा उठाता है और उसे बताने लगता है कि इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस टेक्निक के एंटेंगलिंग, क्लिंगिंग एंड टैपिंग एंड स्ट्राइकिंग तुम्हारे अपोनेंट को, ये देखने में तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है लेकिन यह काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और वो अपने हाथों को ऐसे लाने में लगा हुआ होता है लेकिन जो कप होता है ना उसके हाथों में वो बिल्कुल भी नहीं गिरता और वो बिल्कुल वहीं एक ही मूवमेंट पर बना रहता है। वो अपने हाथों को इतनी ज्यादा फास्ट घुमा रहा होता है जैसे कि मैं मतलब कोई देख ही ना पाए, और उस कप को बिल्कुल भी वहां से मूव नहीं होने देता अपनी जगह से। और तभी वो सारी की सारी स्किल को शो करने के बाद कहने लगता है कि अगर जो मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मारने के लिए होती है, लेकिन इस टेक्निक का नाम भले ही एंटेंगल से बनता हो, इसके नेम में भले ही एंटेंगल, लेकिन जो टेक्निक है वो स्ट्राइकिंग के लिए बनी हुई है, यानी कि किसी को मारने के लिए। और जैसे ही वो कप की सारे वो मूव दिखा देता है तो वो कप वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी जो मास्टर होता है जैसे जैसे उसको परफॉर्म करते जाता है वैसे ही हमारा एमसी उसकी टेक्निक को देखता रहता है और देखने के बाद वो प्रैक्टिस जारी रखता है अपनी। और अपने मास्टर की फॉर्म्स को कॉपी करने में उस बंदे को बिल्कुल भी समय नहीं लगता और बिना किसी परेशानी की वो एंटेंगल, क्लिंग, टैप, स्ट्राइक ये सभी की सभी पोजीशन को करने में कामयाब रहता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए इस टेक्निक के, और मुझे जो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो उसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और उसका मास्टर हमारे एमसी को उसकी प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा। और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा थक चुका होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी हुई, अब मेरे मास्टर की हेल्प से मुझे सिर्फ कुछ ही दिन लगे हैं इस टेक्निक के बेसिक्स को सही तरीके से सीखने में। अब बात करें इसके बारे में तो अब मेरे पास स्पिरिट की जरूरत है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी वापस से उसी माउंटेन पर जा रहा होता है जहाँ पर वो बचपन से लेकर अभी तक प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। और वह जैसे ही वहां पहुंच जाता है तो मन में सोचते हुए सामने सूरज की तरफ देखता है तो कहने लगता है कि चाहे वो मेरी ट्रेनिंग हो चाहे वो मेरी कल्टिवेटिंग हो, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिजर्व करना चीजों को और अपने आप को प्रिजर्व करना। तभी अचानक से जब वह इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी हमारे एमसी की नजर किसी चीज पर जाती है और वह किसी को मूव करते हुए नोटिस कर लेता है, जिससे कि वो सावधान हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि इस जगह पर कोई ना कोई तो जरूर मौजूद है, और सिर्फ एक बंदा नहीं एक से ज्यादा बंदे मौजूद है। तभी अगले ही पल दिखाया जाता है कि एक उड़ती हुई नाइफ उसकी तरफ बढ़ने लगती है और हमारा एमसी सिर्फ आगे देखने में लगा हुआ होता है इस मैटर को, लेकिन वो समझ जाता है कि जो अटैक है वो पीछे से आने में लगा हुआ है और उसे डॉज करने में कामयाब रहता है। इसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था वो लोग मुझे मारने के लिए या फिर मुझ पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे इस माउंटेन पर आते हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका है और कई सारे साल गुजर चुके हैं और मैं अकेला ही ऐसा बंदा हूँ जहाँ पर विजिट करता हूँ इस पीक पर माउंट चंगयान के। लेकिन अगर किसी बंदे को इस बारे में पता हुआ है कि मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर आता हूँ तो वो मुझे किसी भी बिना परेशानी के पकड़ सकता है और चाहे तो वो मुझ पर अटैक कर सकता है मारने के लिए। तभी हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर उनमें से बाहर निकलते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो, क्या तुमने अभी भी हमें याद रखते हो। तभी हमारा एमसी उनको देखने के बाद कहने लगता है कि तुम तो जांगबो और वांग जियान हो, तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। ये वही दोनों के दोनों लोग हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारे एमसी के लोगों ने परेशान किया था। तभी जांगबो वहां पर आता है और उससे कहने लगता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, हम यहाँ पर तुम्हारा एक दिन से पूरे दिन भर से इंतजार करने में लगे हुए थे। तभी हमारा एमसी उसे देखता है तो उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर वांग, चीफ जांग, मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारे बीच में काफी ज्यादा नफरत फैली रखी है काफी समय से, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस वक्त कुछ ज्यादा करने में लगे हुए हो। मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो इस बार। ये बात सुनने के बाद जो चीफ जांग होता है उससे कहने लगता है कि मैं इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो चुका हूँ, तुम्हारे स्टेटस के बाद भी तुम हमें इतनी अच्छी तरीके से याद रखती हो जूनियर ब्रदर भाई, और तो और इस वक्त तुम सेकंड लीडर के डिसिपल बन चुके हो और हमारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि हम तुम पर इतनी बुरी तरीके से नजर डाले या फिर तुम पर बदला लेने के बारे में सोचे भी।
लेकिन हम उस बारे में क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जब तुम किसी ऐसे बंदे के साथ पंगा ले लिया है जिसे तुम्हें शायद नहीं लेना चाहिए, तो उस बंदे के साथ तुम्हें पंगा, ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है। उससे कहने लगता है वो बंदा जरूर जाओ गांगी ही होगा। क्या ये वाकई में उस बेवकूफ का आइडिया है? ये कितना ज्यादा बेवकूफ बड़ा आइडिया है, ये वास्तव में मानना पड़ेगा। और तभी भी दोनों के दोनों मिलकर हमारे एमसी पर अटैक करने लगते हैं और उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी बकवास यहीं पर बंद कर देनी चाहिए। आज वह दिन है जब तुम यहाँ पर मारे जाओगे। आज तुम्हें अपनी मौत का सामना करना होगा। और जब वह अटैक करने लगते हैं तभी हमारा एमसी जो नई स्किल सीखी होती है वो उसकी प्रैक्टिस यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं करता। अभी सबसे पहले तो वो मैजिक स्पेल लुमिनिया शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जैसे ही सामने वाली पार्टी हमारे एमसी पर अटैक करती है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी के सामने एक ऐसी शील्ड बन जाती है जिसके आर पार कोई भी वेपन नहीं जा सकता। जिसको देखने के बाद वे दोनों को दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज के कारण उनका मुंह फटा फटा रह जाता है शौक के मारे। और उसके बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अब मेरी बारी है तुम पर अटैक करने की। और तभी हमारा एमसी उनकी आंखों के सामने से फटाक से गायब हो जाता है और सटाक से उनके पीछे आ जाता है। और पीछे आने के बाद वह अपनी अल्टीमेट ब्लेज स्लैश का इस्तेमाल करने लगता है अपने दुश्मन को मारने के लिए। लेकिन जो उसका एनिमी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता, बल्कि उसकी स्वॉर्ड के दो टुकड़े हो जाते हैं। और उसके दो टुकड़े होने के साथ साथ उसके हाथ के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, जिसको देखने के बाद वो पेन के कारण बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है। जिसको देखने के बाद जांगबो घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और उससे कहने लगता है कि ये शील्ड तो एक स्पेल है। दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरा हाथ तोड़ दिया भाई इस बंदे ने। जब जांगबो को ये बात पता चलती है कि जो हमारा एमसी है वो इस वक्त ऑलरेडी एडवांस एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका है, तो उसकी ऐसी हो जाती है और वो कपकपाते उससे कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा एमसी अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और उससे कहने लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी जांगबो उस पर अटैक करता है, उससे कहने लगता है लेकिन अभी भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेयरली एक्सटर्नल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर हो। तुम कभी भी मुझ जैसे बंदे को हराने में कामयाब नहीं रहने वाले, जो कि ऑलरेडी इंटरनल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर पहुंच चुका है। और वो बंदा अचानक से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, वो भी अपने उसे मारने के इरादे से। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो अपनी स्वॉर्ड में ऑरा इकट्ठा करते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, ये इंटरनल फोर्टिफिकेशन स्टेज पर बस नाम में है, असलियत में ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हमारा एमसी अपनी सारी की सारी फुल फोर्स उस स्वॉर्ड टेक्निक में लगा देता है और जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को स्लैश करता है जमीन में, तो वहां पर जो पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, वो उस जांगबो की तरफ उड़ने लगते हैं, जिसको देखकर जांगबो बहुत ही डर जाता है और उसके नीचे की जो जमीन होती है वो भी हमारे एमसी के स्लैश के कारण कट जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में उसके बॉडी के भी टुकड़े हो जाते हैं। वो देखकर कहने लगता है अरे शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ तो मोई मोई हो गया यार। और जब इस विलन के साथ जाने की जांगबो के साथ मोई मोई हो जाता है तो वो मन में सोचते हुए घबराते हुए मरते मरते कह रहा रहता है कि आखिरकार तुम्हारी जो एबिलिटी है वो किस तरीके से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी तक अपनी सारी की सारी एबिलिटीज को छुपा कर रखे हुए थे। और इतनी बात कहते ही वो हमारा जो एमसी होता है वो उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद तो बहुत ही बड़ा बड़ा वाला मोई मोई हो जाता है। और जैसे ही उसका साथी उसकी गर्दन को गिरते हुए देखता है तो उसकी फटकर 64 हो जाती है, 164 हो जाती है। और वह इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मरना नहीं है। लेकिन जब हमारा एमसी उसको इस तरीके से भागते हुए देखता है तो उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मेरे चंगुल से बचकर यहाँ से भागने में कामयाब रहोगे। और तभी अपनी स्लैश मार देता है उस बंदे की तरफ और दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसकी बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी हमारा एमसी मुड़ता है पीछे और कहने लगता है कि तुम भी बाहर आ जाओ जल्दी से फटक से। और तभी वहां से एक बंदा बाहर निकलता है, हमें पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जिसने हमारे एमसी के साथ पंगे लिए थे। और वो कहने लगता है घबराते हुए डरते हुए, किसने देख लिया है कि ये ऑलरेडी मार चुका है दो लोगों को। और कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर जाओ, जूनियर ब्रदर बाय। ये सारा का सारा जो आइडिया था वो जेंग यांग के फॉल्ट थी, सारी उनकी गलती थी। और सारा का सारा आइडिया उसने सजेस्ट किया था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। वह अकेला वह बंदा है जो कि आपको मरते हुए देखना चाहता है। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रो, क्योंकि जो गुओ जेंग यांग है वो भी इस मैटर से बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। लेकिन अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड से उसके छाती में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है, जिससे कि उस बंदे की वहीं पर डेथ हो जाती है। और मरते मरते ये जानने के बाद काफी ज्यादा शौक होते हुए कह लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे मारने की, तुम्हें पता भी है कि मैं राइट हैंड गार्डियन का डिसिपल हूँ। लेकिन हमारे एमसी को इन छोटी मोटी बातों से बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको मारने के बाद अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहने लगता है क्या इससे कोई मैटर पड़ता है या फिर कोई फर्क पड़ता है कि तुम किसके डिसिपल हो और किसके नहीं। जब तक तुम मुझसे पंगा लोगे यहाँ पर कोई तरीका नहीं है मुझसे बचने के लिए, तुम्हारा अंत बिल्कुल ऐसा ही होगा, भले ही मुझसे पंगा लेने वाला कोई भी क्यों ना हो। और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है और मर जाता है ये बंदा। तभी थोड़ा सा समय बीत जाता है और हमारा एमसी उनकी सारी डेड बॉडी को एक जगह पर कलेक्ट करने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जानते हैं कि मैं इस माउंटेन को अकेला विजिट करता हूँ, इस माउंट चौंगीजान को काफी समय पर और काफी बार, कम से कम डेली ही मान लो। और एक बार इनकी बॉडीज अगर यहाँ पर मिल गई दूसरे लोगों को तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो जुगो जेंग है वो इस मैटर को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और हमारा एमसी जब उनकी सारी बॉडीज को, उनके सारे पार्ट्स को एक जगह पर कलेक्ट कर देता है तो वह अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए
मैजिक स्पेल डिवाइन ब्लेज का इस्तेमाल करता है और वो फायर उनकी डेड बॉडीज पर फेंक देता है, जिससे कारण उनकी सारी की सारी डेड बॉडीज जलकर वहीं पर राख हो जाती है और उनके पास कोई भी सबूत नहीं बचता कि आखिरकार ये लोग कौन थे, यहाँ पर क्या हुआ और कौन चला है। और इतने से भी हमारे एमसी को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो अपना पर्ज स्पेल का जो तालिस्मान होता है वो निकालता है और कहने लगता है कि मुझे इस बात का श्योर करना होगा कि यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी सबूत ना बचे। और अपने क्लीनिंग तलिस्मान का जैसे इस्तेमाल करता है तो वहां पर बिल्कुल भी सबूत नहीं मिलता और जो राख वगैरह होती है जो बची हुई होती है उनके जलने के बाद वो सब कुछ वहां से गायब हो जाता है। और कहने लगता है मन में सोचते हुए इसको देखते हुए कि अब इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इन तीनों को यहाँ पर मार दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से। लगता है कि जो बेस्ट डिसिपल का टाइटल है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि जो जाओ गांगी है वो इतना ज्यादा हद तक चला जाएगा, वो भी मुझे मारने के लिए, उस टाइटल को हासिल करने के लिए। बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अभी तक सारी की सारी अपनी जितनी भी एबिलिटीज है उसे छुपा कर रखा हुआ था, जिससे कि उन लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया और मुझे एक मौका मिल गया उन्हें मारने का, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। वरना मैं वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका होता अभी। और जब हमारा एमसी वहां से वापस जा ही रहा होता है तभी वह किसी को नोटिस करता है, जहाँ पर वही दद्दू वहां पर आ रहे होते हैं और उससे मॉर्निंग कह रहा होता है वो दद्दू। तभी वे दद्दू की जैसे ही उसके बगल से निकलता है तो वो हमारे एमसी से कहने लगता है क्या तुमने अभी भी किसी बंदे को यहाँ पर मारा है क्या। जैसे ये बात सुनता है तो हमारे एमसी के पसीने छूट जाते डर के मारे और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इस बुड्ढे को इस बारे में कैसे पता कि मैंने अभी अभी एक बंदे को मारा है। तभी वो बुड्ढा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए, अगर तुम किसी को मार देते हो तो इससे मेरा बिल्कुल भी लेना देना नहीं है और मैं इस मैटर के बारे में वैसे भी किसी को नहीं बताने वाला। और वो अपने रास्ते की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब हमारा एमसी इस तरीके से इसको बातें करते हुए देखता है तो वो उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। मैं तुम्हें काफी सालों से जहाँ पर गुजरते हुए देखने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ भी स्ट्रेंज या फिर अजीब नोटिस नहीं किया है, तो आखिरकार तुम एक नजर में कैसे बता सकते हो आखिरकार ये बंदा है कौन। तभी जो दद्दू होता है वो ऊपर चढ़कर उसकी तरफ झुककर देखता है और उससे कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर सुबह सुबह डेली नहीं आती हो ताकि तुम पर्पल ऑरा को एब्जॉर्ब कर सको अपनी बॉडी में, और मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी को एक बहुत ही बड़ा न्यूज पता चल जाती है जो कि बहुत सरप्राइजिंग वाली होती है। उससे कहने लगता है सीनियर इसका मतलब आप भी। तभी बुड्ढा सीनियर हमारे एमसी से कहने लगता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकते, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारा जो मर्डरस इंटेंट है वो क्लियरली तुम्हारी बॉडी से निकलने में लगा हुआ है। लेकिन अगर तुम इसे छुपाते नहीं हो तो यहाँ पर कोई भी तुम्हें पकड़ सकता है, यहाँ तक कि तुम अपना क्लीजिंग तालिस्मान है ना उसका भी, यानी कि पर्ज तालिस्मान है उसका भी इस्तेमाल कर लोगे तो भी तुम अपने क्लीनिंग इंटेंट को छुपा नहीं सकते। मैं तुम्हें वार्निंग देने में लगा हुआ हूँ, अगर तुम इस तरीके से यहाँ पर छोड़कर चले गए इस जगह को तो अगर कोई कल्टीवेटर तुम्हारे सामने आ गया तो वो बिना किसी परेशानी के तुम्हारे इस डिस्कस में जाके तुम छुपाने की कोशिश करो जिस चीज को उस बारे में पता लगा लेंगे। अब जबकि जिनको तुमने मारा है उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो किसी और की नहीं बल्कि मैं वो सारे के सारे मेंबर्स लेईयांग सेक्ट के थे। और जब पीपल इस बारे में नोटिस करेंगे उन विक्टिम के कनेक्शन के बारे में और तुम्हारे बारे में, तो इस बात को लेकर मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा और तुम उस वक्त अनफेवरेबल पोजीशन में पड़ जाओगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से पूछने लगता है कि सीनियर आप मुझे बताइए कि आखिरकार मैं इस मर्डरस ऑरा से किस तरीके से कंप्लीटली छुटकारा पाऊं। और यह कहते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ये बंदा जो कह रहा है वो सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा एक मास्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं राइट हैंड गार्डियन एंड चीफ क्वीन से जब मैं पहली बार मिला था, जब मैंने उस वू हाउ को 3 साल पहले मार दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पता चल चुका था कि मैं किसी को मार कर आया हूँ। ये सोचकर उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। तभी ये बुड्ढा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो रहे हो यंग मैन, आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हें यहाँ पर फेवर्स को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। तभी हमारा एमसी से पूछने लगता है सीनियर आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं आपके लिए क्या करूं। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर होता है वो उससे कहने लगता है बुड्ढा मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट जॉब नहीं होने वाली। जब मैं तुम्हारा मदद कर दूं तुम्हारे इस किलिंग इंटेंट से छुटकारा पाने के लिए तब मैं तुम्हारी तुम मेरी एक काम जरूर करोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम मेरा ये काम करने मेरी मदद करते हो तो इसके बदले में जो रिवॉर्ड है वो भी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और जो स्पेल मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम अपने किलिंग इंटेंट को छुपा सकते हो, उसके अलावा मैं तुम्हें एक डिवाइन विजन भी देने वाला हूँ जिससे कि तुम किसी भी मिराज में देख सकते हो और कोई भी तुम्हें किसी भी इल्यूजन में नहीं छुपा सकता, बच्चा मतलब बांध कर रख सकता किसी भी इल्यूजन में। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और ये कहने के बाद वो सीनियर वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मॉर्निंग के समय पर सिटी गेट पर मिलूंगा 3 दिन बाद और तुम उस समय पर बिल्कुल भी लेट मत होना। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सीनियर ये सब ठीक रहेगा। तभी जो सीनियर होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं जो वर्डिंग स्पेल है वो तुम्हारे हाथों में अभी छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम चैन से इस बात को साबित कर सको हाँ मैं भरोसेमंद इंसान, आखिरकार मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसका वादा तो मतलब वो मैं करूंगा ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी वो सीनियर उसे एक टोकन दे देता है
और जब हमारा एमसी उसे देखता है तो कहने लगता है कि ये तो एक जेड है और इस जेड पर एक स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे वर्ड्स में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यानी कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है। ये जरूरी वही टेक्निक होगी जो मैं सीखना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जेड के अंदर अपना ऑरा डालता है तो हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर सारी की सारी टेक्निक ऑटोमेटिक चली गई और इसे बिना किसी परेशानी के वो सीखने में कामयाब रहता है इस टेक्निक को। और तभी हमारा एमसी एक झटके से अपनी आंखों को खोलता है और वो ये बात समझ जाता है कि जो जेड पेंडेंट मुझे इनके द्वारा दिया गया है वो वाकई में काम की चीज है। और इसको महसूस करने के बाद तो ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है कि इस जेड के अंदर जो कल्टीवेशन टेक्निक लिखी हुई है वो डायरेक्टली मेरे माइंड में कनेक्ट हो चुकी है। लगता है कि ये जो जेड स्लिप है वो इस तरह की चीज है जो कि ज्यादातर कल्टीवेटर्स आपस में यूज करते हैं ताकि वो अपनी टेक्निक्स को दूसरों को पास कर सके। और अपनी प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही वो सामने देखता है तो देखता है कि वो सीनियर ऑलरेडी वहां से गायब हो चुके हैं। वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बुड्ढे की जो आइडेंटिटी है, जो कि टेंपल कीपर है, इसकी आइडेंटिटी के बारे में जल्दी जल्दी पता लगाना होगा कि आखिरकार ये बंदा है कौन। अगला सीन दिखाया जाता है लियांग सेट के ब्रांच का सीन, जहाँ पर जब हमारा एमसी अंदर जा ही रहा होता है तो वो अपनी आंखों के सामने गुओ जेंगयांग को देखता है। लेकिन जैसे ही गुओ जेंगयांग को ये बात पता चलती है कि हमारा एमसी तो यहाँ पर जिंदा हुआ है तो वो ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और डर जाता है। और तभी हमारा एमसी उस बंदे के सामने आकर उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर गुओ, आखिरकार यहाँ आप छुपने की कोशिश क्यों करने में लगे हुए हो। यहाँ पर गुओ की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई होती है और वो घबराते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर भाई मैं बस आपसे छुपने की कोशिश नहीं कर रहा था, यहाँ पर कुछ ऐसे मैटर है जिन्हें मैं अटेंड करना चाहता था। दूसरी तरफ ये कहते हुए घबराते वहां से निकलते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि ये जो बाय जीओ है वो कभी भी इस बात पर रिस्क नहीं लेगा जब हम लोग इस सेक्ट में पकड़ने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता ये बंदा। तो मुझे लगता है कि ये बंदा मुझ पर यहाँ पर अटैक नहीं करेगा और अपनी जान बचाकर वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है, वो भी फुल स्पीड में। और ये देखते हुए हमारा एमसी समझ जाता है कि मैं इस बंदे को आज तो यहाँ पर छोड़ देता हूँ लेकिन बाद में नहीं छोड़ने वाला इस बंदे को मैं। और अगले ही पल हमें एक गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि ये जगह सिचुएटेड है वेस्ट साइड में लियांग सेक्ट में। ये एक ऐसी आर्चिव है यहाँ पर हर तरीके की डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगी जो कि सुपरवाइज की जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल के द्वारा एंड किसी भी ऑर्डिनरी डिसिपल के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता इस इलाके को। और हमारा एमसी जब छानबीन कर रहा होता है तो कह रहा होता है यहाँ पर हर तरीके के लेजेंड्स के बारे में रिकॉर्ड मौजूद है, यहाँ पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन की जगह है पूरे के पूरे क्वीनिया टाउन में। और इसका एक्सेस करने के लिए मुझे 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ा था अभी अभी। और यहाँ पर कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है इस पूरे के पूरे क्वीनिया टाउन में। आखिरकार मुझे इन्हें काम करने, इन्हें सीखने में इन्हें पढ़ने में कितना समय लगेगा। और तभी भी अपनी उस जानकारी को हासिल करने की प्रोसेस को चालू करता है और तभी उसे एक जेट स्लिप मिलती है जहां पर उसे जुओ जियांग के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ये बंदा एक बहुत ज्यादा वेल्दी हाउस होल्ड में पैदा हुआ था जो कि 20 की उम्र में एक स्कॉलर बन चुका था। हमें और किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार ये बंदा कल्टीवेशन को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। इसे कई सालों तक इसने बहुत ज्यादा पैसों को ट्रेवलिंग में खर्च कर दिया और कई सारे कल्टीवेटर से भी मिला। लेकिन कुछ समय बाद इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो गुजर गए किसी बीमारी के कारण। उसके बाद इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा डाउन में चली गई और सर्वाइव करने के लिए ये टेंपल गेट कीपर बन गए इस लीगिंग टेंपल का। और एक बार यहाँ पर आसपास पूरे के पूरे इलाके में रूमर्स फैलने लगे कि इस लीगिंग टेंपल में मॉन्स्टर्स अपीयर होना चालू हो गए हैं। तो उसने अपने उस टेंपल को, जो लोकेशन होती है वहाँ के जो गॉड है, उसे माउंट चेंगयान पर पहुंचा दिया और ट्रांसफर कर दिया उस जगह से। अब जबकि यहाँ पर उस ओल्ड टेंपल में से कुछ भी नहीं निकल आया था जब उसे सर्च किया गया था। लेकिन अब जब मैंने इसकी डिटेल्स का हासिल किया तो इमोर्टलिटी का जो रास्ता है इसका वो उससे कुछ भी लेना देना है ही नहीं है। जब जो लीगिंग टेंपल में गया होगा तभी कुछ ना कुछ जरूर बदला होगा इसके साथ, तभी कुछ ना कुछ इसे ऐसा मिला है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और ये जो टेंपल कीपर है वो उसका जो काम रहता है वो इंसेंस प्रोवाइड करवाना होता है वहां पर और कुछ नहीं, और जलाना रहता है दूसरों को। जैसे ही वो इंसेंस के बारे में सुनता है, यानी कि हमारे यहाँ तो अगरबत्ती कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताना जरूर। और जैसे ही इंसेंस के बारे में बात आती है तो वो थोड़ी दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है कि ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ओल्ड टेंपल कीपर है वो किसी इंसेंस कल्ट का हायर वगैरह हो। तो ये सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होने वाली कि ये इस समय पर लो प्रोफाइल बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि जो इंसेंस कल्ट है उनके जो फेथ बॉर्न हुआ है वो कॉमनर से पैदा हुआ है। और जो भी उसके इंसेंस को वर्शिप करता है या फिर उनकी पूजा करता है उन्हें एक समय पर बहुत ही ज्यादा हाई माना जाता था नॉर्थ कंट्री के सिटीजन के द्वारा। लेकिन जब उनका जो हेड प्रीस्ट था, जो कि 10 सालों मतलब 1 डिकेड पहले की बात है, वो इवेंचुअली कॉलेज हो गए, यानी कि मर गए या फिर चले गए, कहाँ से गायब हो गए पता नहीं कैसे, पर वो यहाँ पर नहीं रहे थे, जो कि इस ली गुआंग टेंपल के प्रीवियस कीपर थे और जो कि कल्ट के हायर भी थे। वो अचानक से एक डिजास्टर के कारण वहां से गायब हो गए और पूरी तरीके से मिसिंग थे। और वो डिजास्टर और कोई नहीं बल्कि मैं स्नेक डीमन के द्वारा मचाया गया था। और जब वह स्नेक डीमन वहां पर आ गया तो जो गवर्नमेंट थी इस मौके का उन लोगों ने फायदा उठाया और सारी की सारी जो चीजें हैं वो टेंपल कीपर पर डाल दी, सारा का सारा इल्जाम उस पर डाल दिया और सभी लोग इसी बारे में जानते हैं। अब मुझसे ये मत कहना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो इस तरीके से इससे तो नहीं है, इस सारे के सारे मैटर से तो नहीं है इस ओल्ड मैन का कनेक्शन। और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट को खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगी होंगी। तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिरकार क्या मिशन मिलने वाला है, क्या रिलेशनशिप है इसका। खैर वो सब छोड़ो, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर
आप लोग हमारा जो टारगेट है ना 1000 मेंबरशिप का जो टारगेट है, क्या आप लोग उसे कंप्लीट करवा सकते हो? मैं नहीं कह रहा कि आप लोग सबसे ज़्यादा हाई वाले लोग, वो तो बस मुझे मेंबरशिप का ऑप्शन ऑन करने के लिए वो खुद सेट करना पड़ा। आप सबसे वाला मिनिमम सबसे वाला जो मेंबरशिप है ना वो से ज्वाइन कर लीजिए। वो इतना ज़्यादा हाई भी नहीं है मेरे ख्याल से, आपको इतना ज़्यादा लगेगा भी नहीं। बस आप उसे ज्वाइन कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा वाला जो टारगेट है वो कंप्लीट होने में मुझे मदद मिलेगी। और आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर ज़्यादा वाली लोगे तो आपको ज़्यादा मैं भाव दूंगा या फिर आपसे ज़्यादा बात करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कम लो। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, लो ही मत बड़ा वाला, मैं मना कर रहा हूँ भाई। मैं चाहता ही नहीं कि बड़ा वाला लो आप लोग, भाई छोटे वाले से ही काम चल जाएगा। आप लोग छोटे वाला मेंबरशिप प्लान लीजिए और जो 1000 का टारगेट है ना आप लोग उसे कंप्लीट करवाने में मेरी मदद कीजिएगा। बस यही एक आप सभी से रिक्वेस्ट थी। अगर आप लोग हमारी मदद करने में मदद कर देते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। और कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, कितना ज़्यादा भी नहीं है कुछ। और जो भी ज्वाइन कर रहा है वो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो ताकि हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपस में। और आपसे सजेशन ले लूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो कितना ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहते हैं और वो वाकई में हमारे व्यूअर्स हैं। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ वो रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस देखते हैं और वो पूरी वीडियो देखते हैं। क्योंकि जो एंड वाला बंदा है, जो एंड तक पहुंचा है, वो वही बंदा सिर्फ इसको सुन रहा होगा। जो बीच में देखकर छोड़ के चला गया होगा वो नहीं सुन पा रहा होगा इस बात को। तो इसलिए मैंने इस बात को एंड में कहा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज्वाइन कर लेंगे और हमारा जो टारगेट है 1000 मेंबरशिप का वो जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट।